नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे रिहेबिलिटेशन मतलब क्या हम 36 साल के बाद जम्मू में एडजस्ट या किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में क्या हमें एडजस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए कि वापस जाना चाहिए। देखिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने 1991 में एक रेजोल्यूशन पास की थी, जिसने बोला था कि हम तब तक कश्मीर नहीं जाएंगे जब तक हमें वहाँ पर होमलैंड नहीं दिया जाएगा। मतलब एक सेपरेट हिस्सा जो खालिस सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए होता। लेकिन हम देख रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के 9 फाड़ हो गए हैं। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाड़ क्यों होते हैं? इसमें 2 रीजंस है। एक रीज़न है, क्या उनकी आइडियोलॉजी में कोई चेंज आई? तो हम देखते हैं उनकी आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं आई है। सब इसी पर अड़े हुए हैं कि हमें कश्मीर को डिवाइड करके हमें एक होमलैंड चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए जो सिर्फ कश्मीरी पंडितों का होगा, वहाँ पे कोई भी और कम्युनिटी नहीं रहेगी। एक ये है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उनमें। लेकिन हमने देखा उनमें कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। जितने भी 9 फाड़ है वो सब कहते हैं होमलैंड। तो फिर इनमें डिफरेंस क्यों आ गई? डिफरेंस इनमें आई ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स विच दे आर गेटिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स एंड फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इवन फ्रॉम आवर enemy countries, even from enemy countries they are receiving the funds. इसलिए वो फेल हो गई। वो फेल किस लिए हो गए? देखिए, जब वो कहते हैं कि हम कश्मीर में एक पर्टिकुलर रीजन में जाएंगे, तो वो उस वक्त जो कश्मीर में ही पंडित रहते हैं, जो रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो 2% ही रहे या 10% ही रहे, लेकिन उनमें उनकी कुछ तादाद है, उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा? अच्छा, जो गाँव के लोग हैं जिनके पास अभी भी 85% लैंड जो है वो इंटैक्ट है, जिनके पास वहाँ पे ऑर्चर्ड्स है, जिनके पास वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है, उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा? उनके पास कुछ भी नहीं है। वो हर साल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कभी बोलते हैं हमें ये चाहिए, कभी बोलते हैं हमें वो चाहिए। उनके लिए उन्होंने क्या सोचा? जिस वक्त उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया और उस वक्त उन्होंने उन गाँव वालों के, जिनकी वहाँ पर करोड़ों की ज़मीन है, जिनके वहाँ पे करोड़ों के बागात है, जिनकी वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है सिर्फ साल का लाखों रुपए, उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा? कुछ नहीं। उन्होंने क्या सोचा? उन पंडितों के बारे में जो कश्मीर में ही रह गए थे। उन्होंने क्या सोचा? उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में जो कश्मीर में काम कर रहे थे। मीन्स कुछ नहीं। मीन्स उन्होंने ये करारदाद हश हश में पास कर दी, क्योंकि उनको फॉरेन फंड्स आ रहे थे, बहुत सारे फंड्स आ रहे थे, जिनके वजह से वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा छोड़ो, कश्मीर को हमने क्या करना है, एक बम बनाओ होमलैंड का जो कभी नहीं फटेगा। एक बम सा बनाओ होमलैंड का जो कभी फटने वाला नहीं है, तो हम ऐश करते रहेंगे। ये उनका ये था। तभी 9 फाड़ हो गए। 9 फाड़ क्यों हो गए? 9 फाड़ फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब मैं कितना खाऊंगा तो तू कितना खाएगा,
उसकी बेसिस पे इनके 9 हिस्से हो गए। लेकिन आइडियोलॉजी वही है, आइडियोलॉजी सेम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर उनकी आइडियोलॉजी बदलती, मतलब कोई पार्ट बोलता नहीं होमलैंड अब ये गया मसला, ये तो होने वाला नहीं है, हम कुछ और करेंगे, नहीं, ये अड़े हुए हैं पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन पे। तुम्हें कितना मिलेगा, मुझे कितना मिला, इसलिए हम अलग हो जाएंगे, मैं अलग कमाऊंगा तो अलग कमाऊँ। ये हो गई एक बात। मतलब उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अब गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती करूंगा, मुझे एक हिस्सा दे दो। जबकि गांव वाले के पास करोड़ों की ज़मीन है, उसका हमें कोई वो नहीं है, उसका हमें कोई फिक्र नहीं है। कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहता है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, वो रहे मरे, जिंदा हो रहे या मरे, उसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। अच्छा, इनका जो ये इशू था, जो ये होमलैंड मांग रही थी, वो उसी वक्त फेल हो गया जब हमारे बच्चे श्रीनगर में गए, मतलब कश्मीर में गए, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे पहले ज्वाइन किया। पहले तो सिंपल नौकरी मिलती थी, पीएम पैकेज नहीं था। 2008 तक भी कुछ कश्मीरी पंडित नौकरी में लगे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज टीचर लगे हैं। तो वो जिस वक्त चले गए कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इनका प्लान जो था वो उसी वक्त फेल हो गया। नंबर 2, उस प्लान की धज्जियां उड़ गई उसी वक्त जिस वक्त इन्होंने या हमने भी अपने बच्चे भेजे डिस्ट्रिक्ट वाइज पीएम पैकेज में, और उनको पीएम पैकेज में डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वार्टर दिए गए। इवन जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट फार फ्लंग एरिया, 2 जगहों पे क्वार्टर है। एक जगह अच्छी है, कुलनगांव बाग, वो बिल्कुल नज़दीक है, रोड साइड है। दूसरी जगह जो है नुतनूसा, वो एक जंगल में है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ इनके होमलैंड के साथ। जब एक कश्मीरी पंडित नुतनूसा जाएगा, वहाँ पे रहेगा क्वार्टर में, और होड़ लगी है उन क्वार्टरों के लिए, कोई कहता है मुझे नहीं मिला, कोई कहता है मुझे मिला। तो उस वक्त इन्होंने क्या सोचा, उस प्लान की उसी वक्त धज्जियां उड़ गई। अच्छा, आजकल ये सब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में बैठी हुई है, ये सब साथ आ रही है एक दूसरे का वो जो पाप है वो छुपाने के लिए। मुझे बताओ आप, शारदा माता कहाँ पर है? शारदा माता टीठवाल में है और बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये कैसे नाच नाच के उधर जाते हैं, फैरन लगाकर नाच नाच के जा रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, राजदान पास, उसको क्रॉस कर रहे हैं और नाच रहे हैं। मतलब शारदा ये जा सकते हैं, वहाँ के पैसे ये लूट सकते हैं, वहाँ देवी माँ को जो भी प्रसाद आता है उसको ये लूट सकते हैं, वो ये अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ ये मुसलमानों को मैनेजमेंट में रख सकते हैं। मगर होमलैंड, उधर से होमलैंड, शारदा हम जाएंगे मगर इधर होमलैंड चाहिए। और आपस में ये आजकल इन्होंने बनाया जुगलबंदी। आजकल ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पाप एक दूसरे के छुपाने हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये कि गिरगिट की तरह रोज़ रंग बदलते हैं, ये क्यों नहीं क्लियर करते हैं हमें। अच्छा, एक और चीज़, अब अगर ये हमारा कुछ, क्योंकि होमलैंड मिलने वाला नहीं है और इन्होंने हमेशा हमें 36 साल और लगवाने हैं इसमें कि हमें होमलैंड चाहिए, होमलैंड चाहिए, हम नहीं वापस जाएंगे, हम नहीं ये करेंगे। इसका मतलब ये चाहते हैं कि हम इधर ही रहे। चलिए, अब इन्हीं का माना कि ये हर्डल्स डालते हैं क्योंकि होमलैंड मिलने में 50 साल लगेंगे। इवन अगर हम कल बोलेंगे कि हम कश्मीर जाएंगे तब भी 5 साल लगेंगे। ये नहीं आप सोचो कि हम उठ गए तो वो चले गए, तब भी 5 साल लगेंगे। मतलब ये हुआ कम से कम
5 साल लगेंगे हमारे रिटर्न में सिर्फ, फिर रिहेबिलिटेशन में और 10 साल लगेंगे, फिर परमानेंट सेटलमेंट में और 10 साल लगेंगे, मीन्स हमें और 35 साल लगेंगे। जैसे 35 साल से हम वहाँ से निकल गए, 35 साल और लगेंगे हमें वहाँ पर एडजस्ट होने में। और होमलैंड, होमलैंड को 50 से ऊपर वो तो मिलेगा नहीं कभी, वो तो इम्पॉसिबल है, वो मेरी डिक्शनरी में होमलैंड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि होमलैंड नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या इंडिया में ऐसी कोई मिसाल है जिसमें हमने 30 लाख लोगों को एक जगह से डिसलोकेट किया है और वहाँ पर 2 लाख लोगों को जो बसना नहीं चाहते वहाँ पर उनको बसाया है? यहाँ पे एक घर को हम नोटिस देते हैं, भाई आप यहाँ से उठ जाओ, वो उसी वक्त कोर्ट में जाता है। आप मुझे बताओ 30 लाख लोगों को हम कहाँ से निकालेंगे? फिर वहाँ पर पंडितों को जो 2 लाख भी नहीं है उनको वहाँ पे बसाएंगे, और उन 2 लाख में कोई 10,000 भी नहीं, कोई 1000 आदमी होगा जो विलिंगली होगा, जो विलिंग होगा कि वहाँ पे बसने में विदाउट एनी कंडीशन। वरना सारे कंडीशन डालते हैं कि मुझे दो जी 1 करोड़ रुपए मैं जाऊँगा, मुझे दो जी नौकरी मैं जाऊँगा, मुझे दो जी ये चीज़ मकान मैं जाऊँगा, मतलब कंडीशंस डालते हैं। कंडीशंस के बगैर कोई 1000 अगर हम सोचेंगे, क्योंकि कुछ ने मकान बनाए हैं श्रीनगर में, वो लोग होंगे जो विलिंग हो गए जाने के लिए। क्या 1000 लोगों के लिए हम 30 लाख लोगों को निकालेंगे वहाँ से, डिसलोकेट करेंगे? ये क्या नया पार्टीशन हो रहा है 2 नेशन थ्योरी पर? तो ये है, ये इनका डकोसला है। अच्छा, अब अगर ये कहते थे होमलैंड, चलो जी थोड़ा सा हम सोचेंगे, चलो होमलैंड हम भी मानेंगे, चलो मिल गए। जब होमलैंड मिलेगा, मुझे बताओ वहाँ पे अगर हम बोलते हैं हॉस्पिटल दे दो हमें, तो हॉस्पिटल में कश्मीरी पंडित ही डॉक्टर होंगे, और कौन कश्मीरी पंडित आएगा कश्मीर में सर्व करने के लिए हमें? वहाँ पे प्रोफेसर जो है वो क्या कश्मीरी पंडित होंगे सारे? वहाँ पे जो सब्जी बेचेगा, मछली बेचेगा, मीट बेचेगा, वो क्या कश्मीरी पंडित होगा? अब कश्मीरी पंडित झटका करेंगे, मछली बेचेंगे। अच्छा, वहाँ जो सफाई करेंगे, स्वीपर्स होंगे, बूट पॉलिश वाले होंगे, वो भी क्या कश्मीरी करेंगे? मतलब ये प्योर लैंड चाहते हैं, प्योर कश्मीरी पंडित लैंड, तो वहाँ पे कौन करेगा ये चीज़ें? ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम कल सोचेंगे भी, यही लोग कसाई को लाएंगे वहाँ पे। इन्होंने जगती में कसाई को नहीं बसाया, इन्होंने मुट्ठी में कसाई को नहीं बसाया, इन्होंने पुरखों में कसाई नहीं लाया। ये बोलते हैं आजकल हम प्योर बनाएंगे, प्योर।